नमस्कार किसान भाई बहनों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ हम आपको नई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं, खेती किसानी से लेकर पशुपालन से संबंधित भी, और इनको अपनाकर न सिर्फ आप अपने आय में बढ़ोतरी करते हैं, साथ ही साथ फसलों को भी बेहतर बनाते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे कृषि जगत की हलचलों पर, खबरें खेती की में। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। आम के मंजरों का करें उचित प्रबंधन, बिना खेत की खेती मशरूम बढ़िया मुनाफा देगी, फूलों की खेती एक बेहतर व्यवसाय। किसान भाइयों, आपकी मेहनत और जागरूकता, सरकार की कृषि नीतियों और कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन से बिहार में पिछले वित्तीय वर्ष यानी वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक हुआ है। यह राज्य की कृषि प्रगति को दर्शाता है, जिसमें आपका योगदान सबसे ज्यादा है और केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियां एवं जागरूकता के परिणाम स्वरूप यह भी देखा गया है कि अब राज्य के किसान परंपरागत फसलों के साथ साथ उद्यानिक फसलों की ओर भी रुख कर रहे हैं और उद्यानिक फसलों का भी बेहतर उत्पादन ले रहे हैं। आम के मंजरों की देखभाल का समय आ गया है। आम के पेड़ पर भरपूर मंजर अच्छे फल की गारंटी नहीं होती, क्योंकि इसी समय मंजरों पर महुआ और दहिया जैसे कीटों का आक्रमण हो सकता है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों से आम पर रेड बैंडेड कैटरपिलर का भी प्रकोप देखा जा रहा है। ऐसी हालत में मंजरों की सुरक्षा के लिए अनुशंसित कीटनाशकों का 3 छिड़काव बेहद ही जरूरी है। पहला छिड़काव पेड़ पर मंजर निकलने से पहले, दूसरा छिड़काव मंजरों में मटर के बराबर दाना लग जाने पर और तीसरा छिड़काव आम के टिकोले का आकार लेने पर। किसान इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL या डाइमेथोइट 30 EC का छिड़काव कर आम के बेहतर फल प्राप्त कर सकते हैं। खेती की खबरों में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात पटना जिले के किसान संजय कुमार से, जो सरसों की सफल खेती कर रहे हैं। सरसों की खेती में कम पानी की जरूरत पड़ती है, साथ ही निराई गुराई का भी झंझट नहीं होता। इससे खेती की लागत घटती है। वैज्ञानिक तकनीक और उन्नत किस्म के बीज से सरसों की खेती की जाए तो लागत की तुलना में काफी बेहद मुनाफा किसान को मिल जाता है। संजय कुमार ने 1.5 बीघा जमीन पर सरसों लगाया है। फसल काफ़ी अच्छी है। किसान संजय उत्साहित है। मुनाफे को लेकर निश्चित भी घर में सरसों की ज़रूरत खेती से ही पूरा हो गई और किसान की जेब भी भर गई। किसान भाइयों, मशरूम सब्जी की एक मजबूत विकल्प के रूप में सबके सामने उभर कर आया है, क्योंकि मशरूम स्वाद और पौष्टिकता दोनों ही लिहाज से काफी बेहतर है। इसलिए मशरूम हर सब्जी बाजार में उपलब्ध है। मतलब यह है कि मशरूम की खेती काफी मुनाफे की खेती है। मशरूम को ना खेत चाहिए और ना ही लागत। तकनीक भी काफी सरल है। घर के भूसे से और पुआल पर घर के कमरे में ही आप मशरूम उपजा सकते हैं। अभी ओयस्टर मशरूम की खेती के लिए काफी उपयुक्त समय है। फूलों की खेती अब एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है, क्योंकि इसमें मुनाफा काफी अधिक आता है। फूल की बाजार की मांग समय के साथ काफी बढ़ रही है। इसलिए किसान भाई, परंपरागत खेती के साथ साथ आप फूलों की खेती करें तो अतिरिक्त आय का एक बेहतरीन जरिया आपको मिल सकता है। फूल हर घर में खरीदे जाते हैं। धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए, शादी विवाह के मौके पर फूलों की मांग काफी बढ़ जाती है।
ऐसे में फूलों की खेती से किसानों की आमदनी में वृद्धि हो सकती है। किसान खुले वातावरण में और पॉली हाउस में भी फूलों की संरक्षित खेती कर सकते हैं। प्रदेश का उद्यान निर्देशालय फूलों के बाजार की संभावनाओं को देखते हुए किसानों को फूलों की खेती के लिए जागरूक और प्रोत्साहित करता रहता है। आज बहुत सारे किसान गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा फूलों की खेती एक व्यवसाय के रूप में कर अच्छी आय ले रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज चावल गेहूं के भाव उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर हुए। सोनम चावल 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, मंसूरी चावल 3200 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 3,000 से 3600 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं लोकल 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, सरवती गोल्डन गेहूं 3800 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। दिन में अच्छी धूप निकलेगी, लेकिन शाम और रात में अभी थोड़ी ठंड का एहसास होगा। किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है कि अगर मक्का के खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो फसल का पटवन कर दे। इसी तरह गेहूं की फसल में सिंचाई कर दे अगर खेत में नमी कम है। साथ ही चने की फसल में फली छेदक कीट की निगरानी हेतु 3-4 फेरोमोन पंपस प्रति एकड़ उन खेतों में लगाएं जहां पौधों में 10 से 15% फूल खिल गए हैं। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि जगत की हलचलों को, खबरें खेती में। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब वक्त है फ़ोन इन लाइव का, यानी जीवन फ़ोन इन का। तो किसान भाइयों, देर किस बात की, आप अपने प्रश्नों के साथ फ़ोन उठाइए और सीधे हमसे जुड़िए हमारे कृषि विशेषज्ञों से, जो आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए मौजूद हैं। तो आइए सीधे चलते हैं स्टूडियो। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में भी अगर बहुत कुछ पुरानी बातों को याद करें तो मोटे अनाजों की बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। समय के अनुसार हम लोगों ने अपने खेती की जो व्यवस्थाओं को बदला, उसमें मोटे अनाजों के प्रति हमारी जागरूकता, हमारी निर्भरता दोनों ही कम हो गई। इस वर्ष मोटे अनाजों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने एक विशेष पहल की और भारत सरकार के पहल पे ही इसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने की परिकल्पना की गई। तो मोटे अनाज को कैसे पुनः स्थापित की जाए, कैसे इसकी हमारे दिनचर्या में महत्व है, जो कई बार सीधे तौर पे नहीं दिखती है, लेकिन उसका परोक्ष रूप से कई सारे उत्पादों के द्वारा हम उपयोग करते हैं। तो आज हम लोग इस पे ही अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे कि जलवायु अनुकूल कृषि में मोटे अनाजों की भूमिका, उत्पादन एवं उत्पाद। तो बिहार के संदर्भ में हम लोग आज अपनी वार्ता करेंगे और हमारे साथ इस विषय में विशेषज्ञ भाग लेंगे। डॉक्टर पीके द्विवेदी, जो कार्यक्रम प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र आरा। आप इनसे जुड़ सकते हैं, जुड़ के प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर डायल करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456171। तो आप इस नंबर का उपयोग करके मोटे अनाजों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर करें। सर, सबसे पहले तो जैसे मोटे अनाज पे अचानक से लगता है कि सरकार की ध्यान केंद्रित हुई है, इसका क्या कारण, मतलब क्या लगता है कि मोटे अनाजों के प्रति इतनी जागरूकता फैलाने की या ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी? आप एक बात देख रहे होंगे कि
20वीं शताब्दी से जब हम 21वीं शताब्दी में हमने जब प्रवेश किया तो 20वीं शताब्दी में हमारे जलवायु में परिवर्तन हो रहा था, लेकिन वो परिवर्तन थोड़ी धीमी गति का था। अब जो परिवर्तन हो रहे हैं वो बड़े तीव्रता के साथ हो रहे हैं और इसका सीधा असर हमारी फसल प्रणाली पे आया है। और आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि बरसापात का जो पैटर्न है वो काफ़ी बदल गया, टेम्परेचर का पैटर्न बदल गया और इन सारे पैटर्न के बदलने के कारण हमारी पूरी की पूरी कृषि प्रभावित हो गई। और इसी के बाद ये देखा गया कि अगर हम अपनी कृषि में थोड़ा परिवर्तन नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए चुनौतियां बहुत सारी हैं। और इसीलिए सरकार ने कहा कि नहीं, हमें 2 फ्रंट पे काम करना है। पहले तो जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत हमें इन फसलों को चयन करना है जो हमारी मोटी अनाज वाली फसलें हैं, जो कि कम पानी में, कम संसाधन में, कम खाद में ये हमारी बहुत अच्छी होती है, नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ तक पौष्टिकता की बात है तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जहाँ पर हमारे चावल में 4% के लगभग प्रोटीन पाया जाता है, वहीं पर अगर हम बाजरे की बात करें तो बाजरे में हमारे 12 से 15% प्रोटीन पाया जाता है, मकई में 9 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा मिनरल और अन्य चीज़ें जो है वो भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं और हमारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य का जो सूचकांक है उसमें कहीं न कहीं हमारे चावल गेहूं से थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। तो ये अनाज अगर हमारे खाद्य श्रृंखला में आते हैं तो फिर इनसे हमारे जो पूरे के पूरे देश का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होने जा रहा है। और इसी कड़ी में मैं एक और सूचना देना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने एक और निर्णय लिया कि हमारे जो मध्याह्न भोजन है, मध्याह्न भोजन में निश्चित रूप से मोटे अनाजों को हम शामिल करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, जो हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें भी हम मोटे अनाजों को देंगे। यानी कि आने वाले समय में मोटे अनाजों की जो मांग है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है और उसके लिए उत्पादन भी करना आवश्यक है। तो उसी को देखते हुए जागरूक करने के लिए पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में या इस तरह का मिलेट्स और जो चीज़ें हैं सबको लेकर के ये मनाया जा रहा है और पूरे वर्ष इस पर कार्यक्रम होंगे, जागरूकता शिविर होंगे और इसका वैल्यू एडिशन, इसके जो अच्छे अच्छे उत्पाद कैसे बन सकते, इन सारी चीज़ों पे पूरे वर्ष भर पूरे देश में कार्यक्रम होंगे। चलिए किसान भाइयों, अभी वक्त हो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूं, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, आप इससे अवगत हो गए होंगे कि इस वर्ष भारत सरकार की पहल, खासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री के पहल पे अंतर्राष्ट्रीय समूह के द्वारा यह मान लिया गया कि इस पूरे वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मिलेट, मोटे अनाजों के लिए मनाया जाएगा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पे मनाए जाने की पूरी साल इससे संबंधित जानकारी, जागरूकता आपको दी जाएगी। तो इस कार्यक्रम में आप जुड़ें, इसके लिए ज़रूरी है कि इससे जो संबंधित जानकारी है वो ज़रूर आप लें। बहुत सारी जानकारियाँ आपके पास भी होगी, आप अपनी जानकारियों से भी हमें साझा कर सकते हैं और बता सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उस पर डायल करें और प्रश्न करें या आप कोई जानकारी देना चाहें तो ज़रूर दें। सर, जब इसको हम बहुत व्यापक स्वरूप में देखते हैं तो फिर उसका जब स्वरूप बिहार को लेकर आता है तो बिहार में किन किन मोटे अनाजों की संभावनाएं आपको दिखती है? देखिए, बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें हम खेती करते हैं,
अगर उसके आधार पर देखें तो धान गेहूं तो मुख्य फसल प्रणाली है। इसके बाद 15% क्षेत्रफल में हम अपने बिहार में मक्का लगाते हैं, 8% क्षेत्र में बाजरा लगाते हैं, 1.5 से 2% क्षेत्र में हम ज्वार लगाते हैं और इसी प्रकार लगभग 1% क्षेत्र में हम रागी लगाते हैं। तो ये हमारा जो है मुख्य रूप से ये जो फसलें हैं जिनको कि हम लगाते हैं अपने यहाँ पे, और इन फसलों को हम अलग अलग नहीं कह सकते हैं कि किसी खास जिले की ये फसल है। ये पूरे बिहार में लगभग कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, सारी जगहों पे, उत्तर बिहार से लेकर के दक्षिण बिहार, केंद्रीय बिहार, सारी जगहों पे ये फसलें लगाई जा रही हैं और लोग इसका लाभ अभी भी ले रहे हैं। सर, अगर देखा जाए तो जैसे अगर हम लोग पुरानी बातों को थोड़ा सा याद करें जी, अगर हम लोग अपने जनरेशन में भी करें तो जैसे मक्का मोटे अनाज की श्रेणी में लेते हैं तो कुछ वर्षों पहले तक, 2 दशक पहले तक मक्के की विभिन्न उत्पादों को हम लोग घर में भी खाते थे। वो रोटी हो या उसका ब्रोकन करके हम लोग उसको चावल के तौर पे भी लेते थे। ये जो तमाम अभी उत्पाद हो रहे हैं जिसमें मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो या रागी हो, इसका उपयोग किस स्वरूप में बिहार में किया जा रहा है? और देखिए, मक्का का तो अभी भी फूड चेन में हमारे है, खाद्य श्रृंखला में मक्का है हमारे पास, और बाजरा थोड़ा कम हो गया है। बाजरा मुख्य रूप से बाजरा हो, ज्वार हो, रागी हो, ये सब जो है हम लोग पशु के आहार के रूप में ज़्यादा हम लोग ले रहे हैं, मुर्गी के दाना के रूप में ज़्यादा ले रहे हैं। और लेकिन दूसरे राज्यों में हमने देखा कि वहाँ पर मल्टीग्रेन आटे की बात हम करते हैं, उसके कई तरह के कुकीज़ आ रहे हैं, कई तरह के बिस्किट आ रहे हैं, कई तरह के उत्पाद आ रहे हैं। और इवन के हम कह सकते हैं कि हमारे जो बहुत तरह के बीवरेज बनते हैं अलग अलग कंपनियों के, जैसे बनाते हैं लोग कि वो उसको घोल करके आप पी सकते हैं दूध वगैरह के साथ मिला करके, तो पौष्टिक आहार के रूप में भी इसका इस्तेमाल अब होना शुरू हो गया है। मुख्य चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ अभी थोड़ा सा लोगों में कह सकते हैं कि जागरूकता की थोड़ी सी कमी है, और उसको आने वाले दिनों में हम लोग सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग सफल होंगे और लोग इसको पैदा करेंगे। क्योंकि देखिए, अब आज के समय में हमारे बिहार राज्य में अगर कहा है तो बिहार राज्य में मक्के का उत्पादन, खास करके रबी मक्के का उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है उस तरह के, मतलब 125 क्विंटल से लेकर के 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, इतनी ज़्यादा उत्पादकता हमारे राज्य में मिल रही है मक्के की, खास करके रबी मक्के की मैं बात करूं। और ये मक्का आज के समय में हमारे पूरे यहाँ से अलग अलग राज्य में जाता है, जहाँ अलग अलग राज्य के अब तो अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट हो गया है। हाँ, सोने की कीमत की तरह मक्के की कीमत को लोग देखते हैं। वो तो हो ही गई है। और साथ में जो है हमारे यहाँ जो मुर्गियों के दाने और भी अन्य तरह के इस तरह के पशु आहार जो बनाए जा रहे हैं उसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा स्टार्च इंडस्ट्री में भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। तो मांग पहले से बढ़ी है, कई तरह के औद्योगिक उत्पाद इसके बनाए जा रहे हैं। अब तो आने वाले समय में इसकी परिकल्पना है कि इथेनॉल में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो उत्पाद इसके बढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ों से हमें लेना है शिक्षा की आने वाले समय में। आपने जैसा बताया कि जैसे प्रोटीन की मात्रा कहें या कुछ मोटे अनाज में फाइबर की मात्रा कहें, अगर हम देखें तो दूसरे फसलों के तुलना में ज़्यादा है। और इसको अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, मतलब जिनको डायबिटीज वगैरह की समस्या है उनके लिए भी बहुत अच्छी। और दुर्भाग्य एक दूसरा पक्ष है कि हम इसका उत्पादन करते हैं पशुओं के लिए, जहाँ पे कि मुझे अपने को खुद खा के अभी इसका दूसरा स्वरूप है कि आप पशु को खिला रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को आप ले रहे हैं, तो अगेन मतलब उसमें बहुत कम मात्रा आप तक पहुंच रही है। हाँ, वो लंबा चेन हो गया। आपको अपने सीधे फूड चेन में इसको लेना होगा। और हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं करते थे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इसको हम लोग अपने फूड चेन में, अर्थात हम अपने दिनचर्या के हिसाब से अपने खाने पीने की जो रूटीन है उसमें शामिल करें। अभी वक्त तो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल के बाद हम आपको इस विषय पे विशेष जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था,
उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं जलवायु अनुकूल कृषि में मोटे अनाजों की भूमिका, उत्पादन एवं उत्पाद। अभी एक किसान भाई फोन पे जुड़े हुए हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। हेलो, मैं जितेंद्र सिंह वैशाली से। हेलो, हाँ, मैं जितेंद्र सिंह वैशाली से जी। तो हम लोग हेलो, हाँ, मैं हम लोग जितेंद्र सिंह चर्चा बोल रहा कर था रहे थे वैशाली से। कि मोटे अनाजों के प्रति जो जागरूकता की बात कर रहे हैं, ये विगत 20-25 सालों में लुप्त हो गया है। लुप्त हो गया है, अब बिल्कुल। जब इसकी बात कर रहे हैं और इतना महत्वपूर्ण है, तो लुप्त होने का एक प्रमुख कारण क्या है? लुप्त होने का प्रमुख कारण ये हो गया कि हमारे पास एक तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत काफ़ी अच्छे जो चावल गेहूं की जो प्रचुर मात्रा में उपलब्धता बढ़ी, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हमारे पास जो पशुधन थे उसकी भी संख्या पहले से हमने कम कर दी, उसके लिए हमने कोई वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और तीसरी बात ये हो गई कि हमने जो है इनकी जो खेती करने के लिए जो हमारे पास जो खेत थे उसमें हमने दूसरी वैकल्पिक फसलों को लेना शुरू कर दिया। तो ये सारे जो कारण हो गए, इसके कारण उसमें फसल प्रणाली में थोड़ा बदलाव हुआ और बदलाव के कारण ये फसल प्रणाली से हमारे धीरे धीरे निकलती चली गई। लेकिन अभी भी जैसा मैंने आपको आंकड़ों में बताया कि अभी भी 8% बाजरा हमारे बिहार राज्य में हो रहा है, 15% मक्का हो रहा है, 2.5%। किसान भाई जुड़ गए, हम उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मैं जितेंद्र सिंह वैशाली से। आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है। हाँ, मैं जितेंद्र सिंह वैशाली से। आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें, तब शायद हम बिल्कुल कम है। हाँ, आप अपना प्रश्न बताएं। हाँ, मुझे ये कहना है कि सरकारी स्तर पर कोई ऐसा व्यवस्था है जो किसान जो मिलेट्स की खेती करे और उसके खरीद की कोई व्यवस्था है? आपकी आवाज किया जा सके या पीडीएस के दुकानों में आम आदमी को उपलब्ध हो। किसी वजह से आवाज़ नहीं ठीक से आ पा रही है जी। तो हम लोग जैसे चर्चा कर रहे थे सर कि मतलब धीरे हमने इसके उपयोग की को छोड़ दिया जी। उपयोग के छूटने का प्रमुख कारण में इसके उत्पादन की तकनीक में एक मोटे तौर पे अगर हम गेहूं और धान की बात करें और तीसरा महत्वपूर्ण फसल जो बिहार में मक्का हो गया, अगर उससे तुलना करें तो उसमें कितना अंतर होता है मोटे तौर पे? देखिए, जहाँ तक उत्पादन में प्रति इकाई उत्पादन का जो लागत मूल्य होता है और उसके जो रिटर्न की बात करते हैं, तो अब आज के समय में मक्के में इतना विकास हो चुका है कि अब मक्का एक लाभकारी फसल के रूप में आ चुकी है। एक समय था कि मक्के की उत्पादन क्षमता कम थी, तो इसलिए उसके प्रति थोड़ा सा लोगों के मन में थोड़ी जो जिज्ञासा थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई और मक्का धीरे धीरे पिछड़ गया। और यही हालत हमारे जो पारंपरिक जो पुरानी किस्में थी उनकी भी उत्पादन क्षमता काफ़ी कम थी। लेकिन अब जो हमारे जो नए ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ, इसकी जो किस्में आई हैं ये बहुत अच्छी उत्पादकता वाली आ गई हैं। अब देखिए कि बाजरे की किस्म आ गई है जो कि आपको 32 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर दे रही है मात्र 72 दिन में। अच्छा, तो ये अगर आपके पास मात्र 2-2.5 महीने का भी स्लॉट है तो उसमें आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी विलंब से भी आप लगा सकते हैं। एक किसान भाई जुड़ गए हैं, पुनः उनसे प्रयास करते हैं जुड़ने का। हेलो हेलो हेलो, अगर हम इसके उत्पादों की बात करें कि मुख्य रूप से अगर मोटे अनाजों का हम लोगों को अगर सेवन करना है अपने दिनचर्या में, तो किस तरह के उत्पाद के तौर पे इसको लेते हैं या ले सकते हैं? देखिए, चूंकि हमने इसको बिल्कुल अपनी खाद्य श्रृंखला से बिल्कुल हटा दिया था, तो अगर उसको कह सकते हैं कि अगर पूरा का पूरा 100% हम अगर उसको उपयोग में लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी समस्या है, जैसा कि लोगों ने अपने अनुभव से बताया।
तो इसको हम क्या करते हैं, हम अपने खाद्य श्रृंखला में, जैसे कि हमने अगर गेहूं का आटा इस्तेमाल करना है तो उसमें 10 से 15% हम थोड़ा मक्का है, थोड़ा ज्वार है, थोड़ा बाजरा है, जो उपलब्ध हमारे पास है, थोड़ा मक्का है के साथ में हम चना ले सकते हैं। इस तरह से मल्टीग्रेन कई तरह के अनाजों का एक मिला जुला रूप लेकर के अगर हम इसको अपने चपाती, चूँकि हमारा मुख्य भोजन चपाती है, तो अगर उसमें हम इसको लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमारे जो बिस्किट के जो इंडस्ट्रीज है, बिस्किट इंडस्ट्री देखिए, आज देखिए मशरूम के बिस्किट बन रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम इनके बीच रागी के बिस्किट और इस तरह के जो हमारे मोटे अनाज हैं, इनके अगर हम बिस्किट बनाते हैं, कुकीज़ बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं। और दूसरे राज्यों से इस तरह की बनी हुई कुकीज़ आ रही हैं और हम लोग उसको बड़े शौक से बड़े अच्छे कीमतों में खरीद करके खा भी रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हमारे उत्पाद इसके बन सकते हैं। कई सारे इसके उत्पाद हैं और पौष्टिक पेय के रूप में भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है, इसको हम अपने खाद्य श्रृंखला में हम लेके आ सकते हैं। थोड़ा सा आवश्यकता है कि हम सोचना शुरू करें। और एक जानकारी और मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि इसके छिलके को हटाना। ये बड़ा श्रम साध्य काम था। तो पहले तो लोग कर रहे थे, अब हमारे पास उस तरह की जो चीज़ें हैं, उखाल मूसल और उसको चलाना, ये थोड़ी सी हमारे लिए समस्या है। तो अब इस तरह की मशीनें आ गई हैं जो कि इसके छिलके को आसानी से हटा सकती हैं। एक किसान भाई जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह वैशाली से। जी, आप अपना प्रश्न बताएं। मेरा, जैसे अभी द्विवेदी साहब बोल रहे थे जी कि गेहूं के आटे में मिला के खाना चाहिए या दूसरे मिलेट्स को दूसरे मिलेट्स के आटा के साथ मिला के खाने के लिए, लेकिन बहुत सारे जानकार कहते हैं कि हर मिलेट्स का डाइजेशन का पीरियड अलग अलग है। जैसे बाजरा है वो थोड़ा गरिष्ठ है, उसका डाइजेशन का थोड़ा लंबा समय है, इसलिए दूसरे मिलेट्स के साथ मिलाने के लिए मना किया जाता है। मैं खुद मिलेट्स पर काम कर रहा हूँ। अब मैं 6 तरह का मिलेट्स इंडियन मिलेट इंस्टीट्यूट हैदराबाद, तो अभी बताया क्या है कि जैसे अभी चीना की खेती फरवरी करेंगे, बाकी खरीफ में लगेगा। तो इस संबंध में थोड़ा सा विस्तार से द्विवेदी साहब तो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाला जाए। नहीं, देखिए, अगर आप उसको एक सीमित मात्रा में शुरू में मिलाते हैं और उसको खाते हैं तो कहीं पर कोई समस्या नहीं है। अगर ऐसी समस्या होती तो डाइटिशियन हमारे लिए मल्टीग्रेन बिस्किट्स नहीं लाते। और बहुत सारे कंपनियों ने आज के समय में आपके बाज़ार में मल्टीग्रेन आटे लाए हुए हैं और उसका हम नियमित सेवन कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी किसी के साथ कोई इशू है। होता क्या है कि अचानक अगर हम ज़्यादा उत्साह में कुछ ज़्यादा प्रतिशत अगर उसका बढ़ा देते हैं तो निश्चित रूप से उसमें समस्या है। और एक जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही, उसको मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि उसके सारी समस्या का जो मूल जड़ है वो उसका छिलका है। तो उसकी डिहस्किंग की जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी समस्या थी। अब उसके लिए डिहस्कर मशीनें आ गई हैं, तो उसके छिलके को हटा देने के बाद में जब हम उसके अनाज का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको चुनौती होगी, पाचन में कोई समस्या होगी और कोई उसका साइड इफेक्ट होगा। ये हमारे लिए बड़ा ही निर्दोष अनाज है, बहुत सुंदर अनाज है और इसको हमको खाना चाहिए। और इससे हमारा स्वास्थ्य ही नहीं बढ़िया होगा, बल्कि हमारे पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा और ये देश भी स्वस्थ रहेगा। और जितेंद्र जी, आपके जो सलाह है उसमें एक चीज़ और है कि फिर उसके बाद अलग अलग डाइटिशियंस के ग्रेड आने लगेंगे कि किसकी पाचन शक्ति कितनी है और उसके अनुरूप उनकी अनुशंसा आएगी। तो आप उत्पादन करें और बाकी किसानों से भी अनुरोध करें कि मोटे अनाजों के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाएं और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें, हमें पत्र लिखें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,01,000 पिन कोड है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। तो आप इसका अपने पास हमेशा रखें और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमसे संपर्क जरूर करें। और इनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। और इनको देख करके मुझे लगता है बहुत सारे नए किसान भी हमारे जो हैं वो मित्र भी हमारे आगे बढ़ेंगे और इस अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष में निश्चित रूप से इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और इसका उत्पादन के साथ साथ इसका उपयोग भी बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।